हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी गिवन इक्वेशंस जो हमें होती है उसको हम बैलेंस कैसे करें, राइट। तो बैलेंस करने के इक्वेशन के हमारे पास ना हम दो तरीके इस क्लास में सीखने वाले हैं। एक जो तरीका होगा वो हमारा जो हमारी बुक्स में मेंशन होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उस मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो सेकंड मेथड होगा वो होगा हमारा कोफिशिएंट कंसीडर करके और उन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालना, राइट। तो दोनों मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ना वो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चंस में तो वो सभी में अप्लाई होगा, बट कई बार क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्वेश्चंस को जब सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन हम कई बार अटक जाते हैं कि भाई आगे नहीं हो पा रहा है हमसे सोल्व, हम नहीं कर पा रहे हैं इसको टैकल। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, उस टाइम पर हम फिर वो कोफिशिएंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना जो 10th लेवल तक का जो भी हमारा बैलेंसिंग वाला है ना क्वेश्चन, वो सोल्व हो ही जाएगा, राइट। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे किससे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। और वो मेथड सीखना ज़रूरी भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। और उसी से ही उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर हम सेकंड मेथड जो है वो भी सीख लेंगे कि वो कैसे अप्लाई करके हम क्वेश्चन तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना फर्स्ट यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना। अब हम जब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है क्या, क्यों हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की, राइट। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बिकॉज हमें फॉलो करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट था उसकी अमाउंट जितनी है उतनी ही अमाउंट उस प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक जनरल सी बात है कि अगर मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ और 1 लीटर है मेरे पास क्या, अल्कोहल, दोनों को जब मैं मिक्स करूँगी तो मुझे ओवरऑल 2 लीटर ही मिलना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मिक्स करने के बाद, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो जितनी सब्सटेंस हमारे पास पहले थी ना उतनी ही सब्सटेंस हमारे पास बाद में भी तो होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताती थी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, राइट। सो हमें इस लॉ को फॉलो करते हुए, ये बात को ध्यान रखते हुए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो है हमारे पास, इसलिए हमें क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं कि भाई अगर इधर हमारा एटम कार्बन का 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 ही एटम होगा, इधर हमारे नाइट्रोजन 2 हैं तो इस तरफ भी हमारे 2 ही नाइट्रोजन होने चाहिए, ऐसे हम कहीं गायब नहीं कर सकते एटम्स को, राइट। तो इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए, इन सब बातों को फॉलो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ध्यान से क्या, कि इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है वो समझेंगे। यहाँ पर हमें क्या है ना, कोई भी कोफिशिएंट लिखना है, जो भी हम लिखना चाहते हैं हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट हम लिखेंगे ना, उस कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा जहाँ भी जो ये एटम्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उससे, राइट। जैसे मैंने लिखा O2 और उसके सामने अगर मैंने लिखा 4, तो मतलब कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए, 4 × 2, कितने ऑक्सीजन हैं, 8 ऑक्सीजन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिखा NH3, तो NH3 के सामने अगर मैंने लिखा है बच्चों 3, तो इसका क्या मतलब है, 3 × N, मतलब 3 एटम हमारे पास कितने हैं, 3 नाइट्रोजन के एटम हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, और 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, तो 9 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो इंडिविजुअल एटम के नीचे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना
है तो हमारा फिर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, उस इंडिविजुअल नंबर का जो नंबर है वो, ठीक है, उस एटम का। अब अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो भी उस चीज़ का यही मतलब है। जैसे मैंने यहाँ लिखा H2, तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 1/2 से, या फिर मैं कहूँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या लिखूँगी 1/2 इंटू कितने हाइड्रोजन है इसके पास 2, तो यहाँ पे अगर मैंने हाफ किया तो मतलब हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, 1 हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है। तो जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं ना, उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम है, ठीक है। अच्छा, तो कार्बन हमारा पहले से ही बैलेंस है, और एक बैलेंस करते टाइम बात ध्यान रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे अदर एलिमेंट्स है ना उनको बैलेंस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, ठीक है। बाकी जो बच गए उनको पहले बैलेंस कर लो, ठीक है। उनमें भी पहले मेटल को फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं, 2। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से ही, ठीक है। एक सिंपल बेसिक से चल रहे हैं, फिर देखेंगे आगे हायर हायर थोड़ा सा लेवल हम करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है बच्चों, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, इसके सामने 2 लिख देती हूँ। तो अब क्या होगा, 2N, 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर है हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, देखो इस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे होगा उससे। तो हाइड्रोजन के साथ है ये, तो इसी से मल्टीप्लाई होगा। तो कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, 3 लिख दूंगी इसके सामने। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या कहलाएगी, फिर बैलेंस्ड इक्वेशन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, Mg3N2 है यहाँ पे, और ये कन्वर्ट हो रहा है MgOH होल ट्वाइस में, NH3 अमोनिया गैस है यहाँ पे, और H2O है। ये सारे एलिमेंट्स को तुम्हें बैलेंस फॉर्म में दिखाना है कि सब जितने एटम्स किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट के इस तरफ हैं, उतने ही एटम्स दूसरी साइड भी होने चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, मैग्नीशियम है यहाँ पर 3। कितने मैग्नीशियम है यहाँ पे, 3 मैग्नीशियम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 3 लिख देती हूँ, ठीक है। जिससे कि मैग्नीशियम कितने हो गए, इस तरफ भी 3 मैग्नीशियम के एटम्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन्स हैं, 2 नाइट्रोजन हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गई, ठीक है। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को मैंने बैलेंस कर दिया। अब बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो चलो चलते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है मेरे को। और यहाँ पे कितने हैं, देखो OH होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि 2 ही ऑक्सीजन मानेंगे हम, और 2 हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है। और सामने जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हमें करनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने मानेंगे, 3 × 2, मतलब कि 6 हमारे ऑक्सीजन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से हमें देखना होता है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए बच्चों, 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमें 6 करने पड़ेंगे। तो 6 ऑक्सीजन अगर हमें करने हैं तो हम क्या करें, इसके सामने लिख देते हैं 6। अब यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सामने जो कोफिशिएंट होगा वो इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाइड होता है ना। तो यहाँ पे हमने 6 ऑक्सीजन कर लिए हैं। अब बच गया क्या हमारे पास, हाइड्रोजन बच गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, देखो 6 × 2, तो कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, देखो 3 × 2, क्योंकि OH का होल ट्वाइस है, तो ये जो 2 है ना वो H के साथ भी माना जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी। तो यहाँ पे हो गए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, प्लस 3 × 2, यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 2 6 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। तो अब हमारे सारे एटम्स इक्वल दिख रहे हैं हमें, कैसे देखो, यहाँ पर है बच्चों 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी क्या है 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर है 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हैं 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पर है 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कितने हैं 6 ऑक्सीजन। तो इस वे में तुम्हें इक्वेशन को बैलेंस करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ना वो बहुत ही ईजी सा मेथड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तुम्हारी ना बेसिक इसी वे में सोल्व हो जाती है, मोर देन 50-70% तक हो ही जाती है ना। इवन अपने लेवल की बात हो तो कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करके होती है, तो वहाँ पे हम अगर हमसे हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लग रहा है तो फिर हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा दूसरा मेथड है, कोफिशिएंट को कंसीडर करके वहाँ पे हम वो यूज़ कर सकते हैं मेथड, अगर हमसे कोई इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है तो, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को। नेक्स्ट जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है हमारे पास, Al4C3 प्लस H2O विल गिव प्रोडक्ट CH4AlOH होल थ्राइस, राइट। अब हमें बैलेंस करना है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है बच्चों 4, तो इस तरफ पे कितने एल्यूमिनियम चाहिए हमें 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोफिशिएंट क्या 4 कोफिशिएंट लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अब बात आती है किसकी, कार्बन की, तो यहाँ पे है कार्बन बच्चों 3, तो यहाँ पर भी कितने चाहिए 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन दिख रहा है तो 3 लिख देती हूँ, तो जिससे मेरा कार्बन यहाँ पे कितने हो गए 3 कार्बन एटम्स हो गए हैं, ठीक है ठीक है। एल्यूमिनियम को हमने बैलेंस कर दिया, कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। यहाँ पे बच्चों हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन। इस तरफ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो जो भी हमारा ये कोफिशिएंट होता है ना जो नीचे लगा है वो इस ऑक्सीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और उतने ही हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो 4 × 3, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो गई बच्चों 12 ऑक्सीजन हो गए हैं, ठीक है 12 ऑक्सीजन हो गए हैं। तो इधर भी हमें 12 ऑक्सीजन चाहिए, तो 12 ऑक्सीजन करने के लिए मैं क्या कोफिशिएंट लगा दूंगी, यहाँ पे 12 लिख दूंगी, जिससे कि अब ऑक्सीजन कितने हो गए 12 × 1 ऑक्सीजन कितना हो गया 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ किसकी बच्चों, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 12 × 2, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 24 हाइड्रोजन, ठीक है 24 हाइड्रोजन हो गए। और इस तरफ काउंट करो अब हाइड्रोजन 3 × 4, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, हाइड्रोजन का नंबर देखना है, तो कितने हो गए 12 हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने 3 × दिस 4, तो कितने हो गए 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेरे कितने हो गए 24 हाइड्रोजन। इट मीन्स सारे एटम हमारे इक्वल हो चुके हैं बोथ साइड्स में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम 4, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 4 है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, तो यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 3 हैं। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन जो है वो 12 हैं, इस तरफ भी हमारे 12 ऑक्सीजन हैं। और इधर कितने हैं 24 हाइड्रोजन, तो इस तरफ भी कितने हैं 24 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ओके। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पर। देखो सिंपल है, हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो एकदम, हाँ ये हमारी रिएक्शन है। अब देखो बाकी तो जो हम तरीके से कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, उस तरीके से तो हो ही रही है, हमारी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हम सेकंड वाला जो मेथड है ना वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लेती हूँ वो सेकंड मेथड में हमें क्या करना होता है, सबके सामने ना हाइपोथेटिकली हम ये कोफिशिएंट रख लेते हैं कि यहाँ पे A आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पे क्या आएगा C, और यहाँ पर क्या आएगा D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E आ जाएगा, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स मैं कंसिडर कर लेती हूँ जो हमारा कोफिशिएंट वाला मेथड है उसमें। अब मुझे हर एक इंडिविजुअल एटम के लिए ना इक्वेशन बना लेनी है। जैसे कि सबसे पहले सल्फर के लिए लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे सल्फर कितना है A, और इनटू यहाँ पे साथ में सल्फर कितना है सिर्फ 1, तो क्या लिखूँगी A इज इक्वल्स टू, इस तरफ सल्फर कितना है एक ही है, H2SO4 में सिर्फ एक सल्फर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी A इज इक्वल्स टू C। सल्फर के लिए इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एटम पे, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन लिखो बच्चों, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कितना है 1, तो B
इस तरफ तो, और इधर नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही नाइट्रोजन इस तरफ है, तो B इज इक्वल्स टू D, तो भाई D इंटू 1 ही नाइट्रोजन है, तो D इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन लिखो बच्चों, देखो 3 ऑक्सीजन ये है इंटू बी, तो क्या हो गया 3B इज इक्वल्स टू, इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू सी, तो क्या हो गया 4C, प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 2D, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक और भी है, एक ही ऑक्सीजन है, तो ये क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें लिखना है लास्ट क्या बच गया हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन और लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे B इंटू 1 B, और इस तरफ क्या है C इंटू 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू सी लिखेंगे इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ 2 इंटू ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2E। तो ये हमारी हो गई सारी इक्वेशन, सारे एटम्स के लिए हमने लिख दी है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को बच्चों सोल्व करना ना एकदम सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें कोई भी एक कोफिशिएंट, कोई भी एक जो हमारा कोफिशिएंट है ABCDE, इनमें से किसी एक को भी मैं क्या मान लूँगी 1 मान लूँगी, ठीक है। तो अपनी मर्जी है, हम किसी को भी मान लेते हैं। मैंने मान लो तुम्हें बोल दिया कि मैंने B को मान लिया क्या 1 मान लिया है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे बच्चों, B इज इक्वल्स टू क्या है D, तो B अगर D के बराबर है तो इसका मतलब क्या है D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। B और D की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 लिख देती हूँ इसको। तो यहाँ पे B की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा 2C प्लस 2E बराबर किसके है 1 के। अब यहाँ पर भी B की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू जो है वो क्या कर दो 1 पुट, और यहाँ पर D की वैल्यू भी क्या पुट कर दो 1। तो हमारा यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी 3 इज इक्वल्स टू, 3B है ना ये, तो 3 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 4C, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि D की वैल्यू क्या है 1 है, और प्लस में क्या हो जाएगा ये E हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं दोनों को, 2C प्लस 2E इज इक्वल्स टू 1, और इस 2 को इधर भेजो तो ये 1 ही बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4C प्लस E इज इक्वल्स टू 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें क्या करना है, एक कोफिशिएंट को कैंसिल करना है, जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशंस को लिख लेते हैं 2C प्लस 2E इज इक्वल्स टू 1, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 8C प्लस 2E इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों, तो ये हमारे साइन चेंज कर देते हैं, और यहाँ से हमारा 2E से 2E कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा -6C, और यहाँ से ये हो जाएगा -1, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। ये हमारी थर्ड वैल्यू भी आ गई है, पहले B की आ गई, फिर D की आ गई, और अब C की वैल्यू भी आ गई है। अब जैसे ही हमने C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ना बच्चों, तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, B और C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम E की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B की वैल्यू हम रखेंगे 1, C की वैल्यू रखेंगे क्या 1/6, और प्लस में 2E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा क्या बनेगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2E, और ये E की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 2/6 आ जाएगी। 2/6 मीन्स 1/3 हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट कर ली है, E की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है, B की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू और C की वैल्यू भी आ गई। अब जो C की वैल्यू आई है वही हमारी किसकी वैल्यू होगी A की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों क्या हैं इक्वल। तो A की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई बच्चों 1/6 आ गई है, ठीक है। A की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1/6, जो B हमारे पास है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई
1/3, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1/6, और ये बी और डी की वैल्यू भी कितनी है 1 और 1, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ कि ए बी सी डी और ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो क्या होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1/6, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा s प्लस यहाँ पे मैंने क्या लिखा b की वैल्यू कहाँ है अपनी, b की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने HNO3। यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो है 1/6, उसके बाद यहाँ पे है H2SO4 प्लस में यहाँ पे है डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, डी की वैल्यू है 1, तो 1 है तो NO2 लिख देते हैं, और ई की वैल्यू आई है 1/3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या H2O, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन में हम नॉर्मल वे में हमें सारे कोफिशिएंट चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 6/6 1 हो जाएगा, तो सल्फर बचेगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा 6HNO3 बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा 6HNO3, और यहाँ पे हमारा 6 से 6 डिवाइड होके क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ बनेगा H2SO4, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो NO2 के साथ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या लिखना पड़ेगा 3 2 6 डिवाइड करके 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई लास्ट में इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों क्या दिख रहा है हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर भी एक सल्फर है, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 6 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन है 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 × 3, तो 18 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं 4 ऑक्सीजन ये रहे, और यहाँ पे हो गए 4 प्लस में 6 2 जा 12 और प्लस में 2, तो यहाँ पर भी हमारे कितने ऑक्सीजन हो गए 18 ऑक्सीजन हो गए। तो दोनों मेथड्स में से जो मेथड हमें क्या है कंफर्टेबल लगे वैसे तो हम वो वाला मेथड चूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, और वहाँ पे हमारा हिट एंड ट्रायल है, तो वो क्या है प्रैक्टिस से ना एकदम फास्टली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें यही चीज़ करनी पड़ती है बच्चों, यहाँ पे पूरा ना इक्वेशन हर एक इंडिविजुअल एटम के लिए बनाना पड़ता है और फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को अरेंज करके आगे पीछे दाएं बाएं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके और फिर उसको सोल्व कर लेते थे, राइट। तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में। अब देखो ये हमारे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो गिवन है। अब इस इक्वेशन को ना दोनों तरीके से सोल्व करके देखो आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे पहले हम कोफिशिएंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया इसका कोफिशिएंट है बच्चों A, इसका कोफिशिएंट है B, इसका कोफिशिएंट है C और इसका कोफिशिएंट है D। अब इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे आयरन के लिए, Fe के लिए। तो क्या लिखूंगी, इधर एक आयरन है तो एक A लिख दिया, और यहाँ पे 3 आयरन है तो 3 × C क्या हो जाएगा 3C, ठीक है। अब लिखती हूँ ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं B, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो B × 1, तो कितना हो जाएगा ये B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों 4 × C, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई और ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट किसके ऊपर, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने देखो 2 × B, तो ये क्या हो जाएगा 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 × D, तो ये हमारा क्या हो गया 2 × D। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको क्या करना है, देखो सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं, आयरन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सबके लिए हमने इक्वेशन लिख ली है। अब हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से किसी भी एक की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या 1। तो मैंने कहा भाई मैं तो C को 1 कंसीडर करके चल लेती हूँ। अब जैसे ही तुमने C को 1 मान लिया तो A की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, बिकॉज A इज इक्वल्स टू 3 × C। B की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, बिकॉज B इज इक्वल्स टू 4 × C, ठीक है। और
यहाँ पे क्या गिवन है कि जो B है वो हमारा किसके बराबर है, D के बराबर है। तो यहाँ से जो B की वैल्यू है वही हमारी किसकी वैल्यू है, D की वैल्यू भी है। तो हम इक्वेशन को अब लिख देते हैं। क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों हमारी ये, यहाँ पे लिखते हैं A की वैल्यू क्या है 3, तो 3Fe प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है B की वैल्यू 4H2O। उसके बाद है नेक्स्ट अपने पास क्या, इस तरफ C की वैल्यू क्या है 1, तो Fe3O4 और D की वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो 4 इंटू H2। ठीक है, तो ये तरीका भी तुम्हारा अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आयरन बैलेंस्ड है, यस, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन, इस तरफ भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, कोफिशिएंट मेथड से भी इजीली बैलेंस हो गई यहाँ पे तो हमारी इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना दो इक्वेशंस को इकट्ठा लेके नहीं चलना पड़ा, कोफिशिएंट्स कम थे तो इजीली हमारा सोल्व हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम ट्राई करते हैं सोल्व करने का। कैसे सोल्व करते हैं अब की बार, इसको जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है ना उससे सोल्व करके देखते हैं। तो मेरी इक्वेशन यहाँ पे क्या है बच्चों, Fe प्लस H2O विल गिव Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्टली इसको सोल्व करके देखती हूँ बच्चों। यहाँ पे कितने आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे कितना है 3 आयरन है ना, यहाँ पे हमारे पास 1 ही आयरन है, यहाँ पे है 3, तो मैं क्या लिखूंगी इसके सामने 3 आयरन हो गया बैलेंस्ड। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन को देखती हूँ, यहाँ ऑक्सीजन कितना है बच्चों 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 4, और एक ये 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। अब देखती हूँ क्या 4 इंटू 2 कितने हो गए 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसके सामने क्या लिख दूंगी 4 कोफिशिएंट लिख दूंगी, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो इजीली हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सोल्व हो गई। तो कोई भी जो इक्वेशन है ना बच्चों, कोई भी इक्वेशन है हमारे पास वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, चाहे हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं चाहे तो हम कोफिशिएंट मेथड लगाएं। और हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ना उसको अप्लाई करके देख लेना है। मान लो हमारे कुछ अप्लाई करने के बाद भी अगर नहीं सोल्व हो पा रहा तो हम अपना इक्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है ना जल्दी से सोल्व हो जाता है। बाकी तुम्हारी जो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो वाला मेथड यूज़ करके और रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमें बैलेंस करनी है किसी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के दोनों साइड ऑफ द रिएक्शन के। ठीक है, अच्छा अब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना इसको फॉलो करना होता है, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहती है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास तुम लोगे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में उतना मास तो होना चाहिए, कहाँ गायब हो गया मास, है ना। तो ये बात है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जिसको फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल्स देखे थे स्टार्टिंग में कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल गिवन है C+O2 विल गिव CO2, तो यहाँ पे हम कैसे बैलेंस करेंगे। जो भी हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 तो 2 कार्बन है, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2C तो मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 इंटू C तो 3 इंटू C मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के सामने भी मैं जो भी कोफिशिएंट लिखूंगी उसके हिसाब से ही हमें देखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6 तो 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए हैं। ठीक है, इस वे में देखना है। अगर मैंने मान लो यहाँ लिखा क्या 4 तो 4 अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब 4 इंटू C 4 कार्बन हो गए। ठीक है, कार्बन कितने हो गए बच्चों 4। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 तो इसका मतलब क्या है 4 इंटू
2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 भी तो जुड़ा हुआ है, तो 4 इंटू 2 कितने ऑक्सीजन लिखोगे, 8 ऑक्सीजन लिखोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कोफिशिएंट्स के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। बाकी फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर इक्वेशन मेथड को यूज़ करके अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने हैं बुक से, उनको प्रैक्टिस करके देखना है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप दोबारा से बिल्कुल पूछ सकते हो, और इस टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज करो। टिल देन, गुड बाय।